नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार, अगले आधे घंटे आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे स्टार्टअप की दुनिया की वो तमाम हलचलें, तमाम अपडेट्स और इसके साथ ही स्टार्टअप का पूरा संसार, जिसके जरिए यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने स्टार्टअप की, अपने बिजनेस की आगे की राह आसान बना सकते हैं। जी हां, इस शो का मकसद यही है कि हम आपको इंफॉर्मेशन दें, इंस्पायर करें, इसके साथ ही आपको नए इनोवेशंस के बारे में भी बताएं, क्योंकि स्टार्टअप वर्ल्ड ने पूरी दुनिया का गेम ही बदल दिया है। जी हां, एक सॉल्यूशन जो कभी केवल परंपरागत होता था, वहां पर अब ट्रेडिशनल चीजों से अलग एक अलग तरह के सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं। कई ऐसी समस्याओं का भी समाधान किया जा रहा है जो शायद पहले मुमकिन नहीं था। और यही वजह है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बहुत सारी रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ, इस तरह के ऑप्शन के साथ, इस तरह के स्टार्टअप के साथ सामने आते हैं। और आज इसी तरह की चर्चाएं हम करने वाले हैं। ये भी समझेंगे कि स्टार्टअप की दुनिया की चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं। भारत में स्टार्टअप वर्ल्ड का जो पूरा इकोसिस्टम है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, आगे किस तरह की ग्रोथ स्टोरी लिखी जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टार्टअप मंत्र का। और सबसे पहले मैं अपने सहयोगी शरद दुबे के पास चलूंगा, जो कि बताएंगे कि इस हफ्ते किस तरह की हलचल रही स्टार्टअप वर्ल्ड में। जी शरद, बताएं आखिर बड़ी खबरें स्टार्टअप जगत से इस हफ्ते की क्या है। जी प्रशांत, स्टार्टअप की दुनिया में पिछले हफ्ते में जो बड़ी हलचल हुई है उसके सारे न्यूज़ और उनके व्यूज़ मैं आपके सामने लेके आऊँगा। सबसे पहले बात करें तो यूना अकेडमी फोकस में रहेगी। एडटेक स्टार्टअप है, ऑफ कोर्स एक यूनिकॉर्न भी है बड़ी सी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे एक ले ऑफ्स की अनाउंसमेंट्स आ रही है। इस कंपनी में लगभग 250 लोगों का ले ऑफ कंपनी ने किया है। ये फ्रेश राउंड ऑफ ले ऑफ्स हुई है। अब याद रखिए, एडटेक स्टार्टअप्स में जो है ओवरऑल पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी के कारण जो है बहुत ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को कम किया जा रहा है, तो उसके कारण जो है हमें बहुत नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज भी एडटेक स्पेस से देखने मिल रही है। दूसरा अहम न्यूज़ है कि जो फूड डिलीवरी मार्केट है वो जो साइज़ है वो 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो सकता है 2030 तक। ये बेन और स्विगी का कंबाइंड रिपोर्ट है। एंड ऑफ कोर्स फूड डिलीवरी मार्केट में जो है जेप्टो रहेगा। फिर आपके जो स्टार्टअप मार्केट्स में जो है आपके लिस्टेड स्पेस में है वो वहाँ पे जो है जोमेटो रहेगा, जहाँ पे उनका इंस्टाकार्ट है, और इत्यादि रिलायंस रिटेल और टाटा ग्रुप के भी जो प्रोडक्ट्स है जो बिग बास्केट कहते हैं उस पर भी फोकस रहेगा। तो हमने बताया क्या क्या स्टार्टअप और लिस्टेड स्पेस में आपका फूड डिलीवरी मार्केट पे आता है। इसके अलावा स्टार्टअप फंडिंग की भी बात कर लेते हैं। ऑफकोर्स अब जो है जून तक का जो है पूरा सफ़र हो गया है, और जो फर्स्ट हाफ कैलेंडर ईयर 2024 की बात करें तो वहाँ पे भी अच्छी स्टार्टअप फंडिंग देखने मिली। और जो वीकली फंडिंग हुई है वहाँ पे ऑलमोस्ट 97%, यानी कि डबल हो गई है फंडिंग। $242 मिलियन का इस हफ्ते तो उस फंडिंग का रिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा अड्डा 24/7 एक स्टार्टअप है, टेक स्टार्टअप जो गूगल की बैकिंग है। यहाँ पे उन्होंने सीए टेस्ट प्रिपरेशन फर्म एकाग्रता एडुसर्व को अक्वायर कर लिया है। लिस्टेड स्पेस में भी अगर मैं बात करूँ तो एक कंपनी आती है वेरेंडा लर्निंग, उनका भी जो है बहुत सारे टेस्ट प्रिपरेशन जो सीए, आपके जीमैट, इनके ऊपर काम आते हैं, तो उस पर ये स्पेशलाइज स्टार्टअप्स रहते हैं। तो यहाँ पे तो हमने आपको 4 अहम खबर बता दी है स्टार्टअप स्पेस में। जो आखिरी खबर है वो रहने वाला है एक स्किन केयर ब्रांड है मैकाफैन करके, उन्होंने पार्टनर किया है गोक्विक के साथ, जहाँ पे अपनी जो D2C सेगमेंट है, यानी डायरेक्ट टू कस्टमर कहते हैं स्टार्टअप में, इस सेगमेंट की रेवेन्यू को वो बम्प कर सकते हैं। बम्प कैसे होगा? ये गोक्विक एक ई-कॉमर्स एनेबलर है जहाँ पे ऑनलाइन प्रेजेंस और ग्रोथ की एक्सेलरेशन देखने मिलती है। और स्टार्टअप्स अपनी शुरुआती जो करियर होती है, शुरुआती लाइफ में ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करती है, और बाद में जब वो स्टेबल हो जाती है तब वो स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबिलिटी पे जो है फोकस करती है। तो ये अहम बात है और हलचल हो रही है स्टार्टअप के जगत में पिछले एक हफ्ते से। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस खास जानकारी के लिए। तो शरद दुबे मेरे सहयोगी ने आपको बताया कि पूरे हफ्ते स्टार्टअप वर्ल्ड में आखिर किस तरह की हलचल नजर आई, कहां क्या गतिविधियां रहीं और किस तरह के डेवलपमेंट्स हुए। अब अपनी चर्चा में मैं शामिल करूंगा स्टार्टअप के एक दिग्गज को। जी हां, अभिषेक अगाशे साहब को अपनी चर्चा में मैं शामिल करूंगा। बहुत बहुत स्वागत अभिषेक आपका स्टार्टअप मंत्र में। मैं सबसे पहले परिचय करा दूं, अभिषेक अगाशे फाउंडर और सीईओ हैं एलिमा के। जी हां, एलिमा एक वेस्ट मैनेजमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी का काम करने वाला अपने तरह का बड़ा ही अद्भुत अनोखा स्टार्टअप है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और
इस पूरे स्टार्टअप को हम समझने की हम कोशिश करेंगे। अभिषेक का सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो भी आपका ये स्टार्टअप है एलिमा, इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे सरकार है, चाहे बिजनेसेस हैं, चाहे कंज्यूमर हैं, ये सभी किस तरह से सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं? इनका योगदान किस तरह का है? राइट, थैंक यू प्रशांत जी। तो ईटी नाउ के साथ बात करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली वेस्ट मैनेजमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में है। तो इफ सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में अगर बात करूं मैं, तो सर्कुलर इकोनॉमी का पूरा एजेंडा है बस यही है कि वेस्ट जनरेशन ना हो, और जो मटेरियल्स और रिसोर्सेज और प्रोडक्ट्स हम लोग आज यूज करते हैं या एज अ कंज्यूमर यूज करते हैं, एज अ बिजनेस यूज करते हैं, उनको इन्फिनाइट सर्क्युलरिटी में लेके आना। इसका मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट को या उसको बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज होते हैं उनको इन्फिनाइटली रीयूज करना। तो एक्चुअली हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं, हमारा जो मिशन है वो ये है कि वेस्ट जनरेशन या वेस्ट एज अ कॉन्सेप्ट ही हम इस धरती से निकाल दे, और जो भी मटेरियल्स है उसको हम रीयूज करते रहे। एंड बिजनेस का आइडिया ऐसे आया कि हम एक्चुअली 4 पार्टनर्स है, और हम यही इंडस्ट्री में इंडिविजुअली पिछले 7 से 10 साल से काम कर रहे हैं। एंड मैं जब अब्रॉड गया था पहली बार 2012-13 साल में मेरा मास्टर्स करने के लिए, तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो उधर इंडियन सेटल हुए या जो बाहर से लोग आते हैं वो हमेशा क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करते थे। एंड उसका एक बहुत ही सीधा रिलेशन एक्चुअली क्लीनलीनेस एंड एनवायरनमेंट पे था। तो मुझे यही लगा कि इफ दे आर एबल टू डू इट, तो हम लोग वापस जाके इंडिया में ये क्यों नहीं कर सकते। तो जब मैं वापस आया 2015 में, तो अपनी गवर्नमेंट आ गई थी और स्वच्छ भारत अभियान भी चालू कर दिया था। तो हमें ये रियलाइज हुआ कि मोबाइल फोन और डिजिटल का पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है, और ये बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाला है, क्योंकि इसमें जो है मोबाइल फोन का पेनिट्रेशन और इंटरनेट का पेनिट्रेशन काफी ज्यादा हो रहा था। तो वी रियलाइज कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो वेस्ट स्ट्रीम है वो और प्लास्टिक्स, ये बहुत क्रिटिकली ग्रो करेगा। तो हमने इस पे काम 2016-17 में चालू किया, एंड 2021 में नवंबर में हमने एलिमा की शुरुआत की टू टैकल दिस प्रॉब्लम ऑफ सर्कुलरिटी। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, एक ऐसा स्टार्टअप जो शायद सोसाइटी में एक फर्क पैदा कर रहा है, एक बदलाव ला रहा है, और बहुत बड़ा बदलाव है ये, छोटा मोटा बदलाव नहीं है। पूरी दुनिया जिस चीज से जूझ रही है उसका किस तरह से निस्तारण हो और सर्कुलर इकोनॉमी का उसमें किस तरह से कोलैबोरेशन हो, ये सारा सिस्टम, ये पूरा आइडिया वाकई एक्साइट करता है। अभिषेक, मेरा दूसरा सवाल आपसे खास तौर पे सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर है। जरा बताइए ये किस तरह से काम करती है, और खास तौर पे किस तरह की अपॉर्चुनिटी और जो चैलेंजेस हैं इस पूरे अगर हम एक सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें उसमें क्या क्या है? तो सर्कुलर इकोनॉमी एज अ कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखते हैं, तो आई थिंक ये दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखो कि माइनिंग इंडस्ट्री जो है वो पिछले 200, 300, 400 सालों से हम जो धरती में से धातु एक्सट्रैक्ट करते हैं, या डिफॉरेस्टेशन करके ट्रीज का निकाल के पेपर बनाते हैं, या ऑयल एक्सट्रैक्ट करके प्लास्टिक्स बनाते हैं, तो उसको आज तक किसी ने डिसरप्ट किया नहीं है। और इसमें अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि जो भी फ्यूचर जनरेशंस का कंजम्पशन होगा, और कंजम्पशन जीडीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम ओवर द ग्राउंड मटेरियल्स, मतलब अर्बन माइनिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है वो करके हम उसको स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं, और वो कॉन्सेप्ट लेके कैसे आ सकते हैं। नाउ अपॉर्चुनिटी अगर देखें तो इसमें मल्टी फोल्ड अपॉर्चुनिटी है। वेस्ट मैनेजमेंट या रिसाइकलिंग इज एक बहुत छोटा, या इट्स अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इट, बट द अपॉर्चुनिटी जो एक्चुअली चालू होते हैं वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग के स्टेज से चालू होती है। सो ब्रांड्स हो या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हो, या कोई भी ऐसी कंपनी हो जो कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, फिजिकल प्रोडक्ट बना रही है, उसको वो प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें क्या मटेरियल्स यूज होते हैं, उसमें रिसाइक्लेबिलिटी उसका या रीयूज उसका कितना हो सकता है, वो लेवल से लेके कौन से मटेरियल्स कौन से कॉम्पोजिशन में यूज करना है, दैट इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। सो R&D, इवन इन उसमें R&D करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सेकंड अपॉर्चुनिटी है सप्लाई चेन।
आज तक हम लोग जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड कॉमर्स पे फोकस करते हैं कि प्रोडक्ट बनने के बाद कंज्यूमर तक वो कैसे पहुंचाया जाए। लेकिन रिवर्स लॉजिस्टिक्स जो है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो रिवर्स लॉजिस्टिक्स मतलब जो प्रोडक्ट कस्टमर के पास है उसको लेके मैं उसके एंड ऑफ लाइफ या एंड ऑफ यूज के बाद उसको वापस लाने का जो इकोसिस्टम है जिसमें हम काम करते हैं, वहां तक वो प्रोडक्ट कैसे पहुंचाए। और थर्ड है रिपेयर एंड रिफर्बिशिंग इंडस्ट्री। तो जो प्रोडक्ट है जो यूज में है पर उसकी लाइफ खत्म नहीं हुई है, उसको रिपेयर करके उसको रिफर्बिश या रीमैन्युफैक्चर करके उसको वापस सिस्टम में कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, वो एक थर्ड लूप है। और फोर्थ लूप जो आता है वो है रिसाइकलिंग, जिसमें मैं बल्क में प्रोडक्ट्स खरीद के उनको अपने रॉ मटेरियल्स तक लेवल पे लेके जाके उसको इतना हाई क्वालिटी मटेरियल बनाओ कि मैं उसको वापस वही कंपनीज को सप्लाई कर पाऊं जो ये प्रोडक्ट बना रही है। तो इसमें मल्टी स्टेज अपॉर्चुनिटी है और मुझे लगता है कि दुनिया में अगर अगले 10-15 साल देखें तो सर्कुलर इकोनॉमी इज गोइंग टू बी एक $45 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी है ग्लोबली। और इंडिया की मैं अगर बात करूं तो 220 से $230 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है। चलिए अभिषेक, अब सीधा आपके बिजनेस पे आ जाते हैं। जरा बताइए आपका बिजनेस किस तरह का है, हमारे दर्शक जो हैं उन्हें जरा समझाइए कि ये किस तरह से कैसे करता है, अब तक की जो यात्रा रही है वो किस तरह की रही है। तो हमारा जो कंपनी है तो हम लोग तीन वर्टिकल्स में काम करते हैं। एक है हमारा इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। तो इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के अंदर हम जो भी कॉर्पोरेट्स है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ई कॉमर्स कंपनीज है, उनके साथ मिलके उनको एक जीरो वेस्ट टू लैंडफिल तक लेके जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके प्रेमाइसिस में जो भी वेस्ट या स्क्रैप जनरेट होता है हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं, हम लोग उसका सेग्रीगेशन सॉर्टिंग करते हैं, प्री प्रोसेसिंग करते हैं और उसको अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, विच इज फॉर रीयूज और रिसाइकलिंग। इसके साथ हम वही कंपनीज को पूरा ट्रेसेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि उनका मटेरियल कहाँ पे जा रहा है, कहाँ रिसाइकल हो रहा है और वो कहाँ वापस आ रहा है। तो उनके लिए अभी आपने अपने ईएसजी डिस्क्लोजर्स भी मैंडेटरी है। तो जो लार्ज कंपनीज है उनके लिए इट्स अ वेरी बेनिफिशियल थिंग कि उनको पूरा ट्रेसेबिलिटी मिल जाता है। तो ये एक पार्ट है। सेकेंड पार्ट है हम खुद का हमारा एक ई वेस्ट रिसाइकलिंग और रिफर्बिशिंग का प्लांट है हैदराबाद में, जिधर हम अराउंड 18,000 मेट्रिक टन पर एनम रिसाइकल करते हैं। तो हम बहुत लार्ज कंपनीज जो फॉरवर्ड लुकिंग कंपनीज है, जो सस्टेनेबिलिटी के को लेके बहुत सीरियस है, उन्होंने काफी अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। तो हम आईएफबी हो, एलजी हो, वी गार्ड इंडस्ट्रीज हो, एरिस्टन ग्रुप हो, हम इनके साथ मिलके उनके प्रोडक्ट्स टेक बैक करके उनको रिसाइकल करके हम मटेरियल्स वापस चैनलाइज करते हैं। तो वो एक स्ट्रीम है। और हम ईपीआर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम प्लास्टिक्स, बैटरीज, टायर्स और ई वेस्ट का जो ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैंडेट हर कंज्यूमर ब्रांड पे है, वेदर इट इज पैकेजिंग, आप एफएमसीजी कंपनी से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनको हम कंसोलिडेटेड ईपीआर के सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, वेयर वी हेल्प देम ऑफसेट, उनका टारगेट ऑफसेट करने के लिए हम उनकी हेल्प करते हैं। बिजनेस का ग्रोथ अगर मैं बताऊं प्रशांत जी, तो हम एक्चुअली कंप्लीटली बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है। तो हमने कुछ भी बाहर से अभी फंडिंग रेज नहीं किया है, बिकॉज हमको मॉडल पहले जो है वो प्रूव करना था। और हम फर्स्ट ईयर से लेके जब हमने चालू किया 21-22 में, तो हम करीब करीब 7 करोड़ का रेवेन्यू कर पाए थे। और पिछले साल हमने लगभग 80 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है और हम लोग प्रॉफिटेबल है। वाकई मुझे सबसे अच्छी बात अभिषेक ये लगी कि किसी भी कारोबार को शुरू करने में आपने बाहर से फंडिंग नहीं ली, और ये अपने आप में बड़ा वाकई इंस्पायरिंग है और एक तरह का मॉडल भी सेट करता है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे ख्याल से तमाम जो यंग एंटरप्रेन्योर होंगे जो आपको सुन रहे होंगे उनके ये टिप्स बहुत काम आएगी। चलिए, जब बात नए लोगों की हो रही है तो क्या सलाह देंगे उनके लिए? जॉब के मौके कैसे हैं स्टार्टअप वर्ल्ड में, खासतौर पे आप जैसे स्टार्टअप में अगर उनको आना हो, इन्वेस्ट करना हो या तैयारी करनी हो, तो उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो पहली बात तो ये है कि जब हमने चालू किया तो वेस्ट मैनेजमेंट या कचरे में काम करना एक ग्लैमरस जॉब नहीं है। तो इवन जब हमने चालू किया तो हमारे पेरेंट्स भी बहुत इसमें ये थे स्टार्टिंग में कि अरे तुम कचरे में कैसे काम करोगे, और उसका परसेप्शन ये था कि इसमें माफिया बहुत होता है और इनफॉर्मल लोग होते हैं। तो वो परसेप्शन ब्रेक करने के लिए आई थिंक अभी जो इंडस्ट्री को बूस्ट मिल रहा है, दैट वो एक
बहुत ही सक्षम रोल प्ले कर रहा है कि वो मिथ बस्ट कर रहा है कि नहीं, एजुकेटेड लोग, फॉर्मल लोग इस इंडस्ट्री में आए, इसकी रिक्वायरमेंट है और इधर आके काम करें। सो हम लोग टिपिकली जो टैलेंट हम लोग ढूंढते हैं या जो टैलेंट हम लोगों को लगता है वो टिपिकली ऑपरेशन, हमारा बिजनेस बहुत ऑपरेशन हेवी होता है बिकॉज हम लोग मटेरियल्स रिसोर्सेज के साथ डील करते हैं। तो इवन अ फ्रेश ग्रेजुएट जिसको सस्टेनेबिलिटी में इंटरेस्ट हो, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो सकता है, इवन बिजनेस बैकग्राउंड से हो सकता है, फाइनेंस इज अ बिग पार्ट क्योंकि हमारा बिजनेस जो है, सर्कुलर इकोनॉमी का जो बिजनेस है वो वर्किंग कैपिटल हेवी बहुत है। सो इवन पीपल विद गुड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, उनके लिए ये इंडस्ट्री इज गोइंग टू प्रोवाइड बहुत ज्यादा जॉब्स, ये इंडस्ट्री क्रिएट करेगी। और अगर आप देखें तो अगर आप माइनिंग इंडस्ट्री को देखेंगे और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को देखेंगे तो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री क्रिएट्स अराउंड 50% मोर जॉब्स देन अ माइनिंग इंडस्ट्री। तो जॉब क्रिएशन ग्रीन जॉब्स में ये इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंटली होने वाला है। और जैसे जो बूम 90s के दशक में या अर्ली 2000 में आईटी इंडस्ट्री में आया था, वेयर आप देख रहे थे कि हर फील्ड का आदमी, वेदर उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स किया हो या इवन बीसीए बीबीए किया हो, वो एक कोर्स करके आईटी इंडस्ट्री में एंट्री कर सकता है। वैसे ही मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि सस्टेनेबिलिटी इंडस्ट्री, वेदर आप सर्कुलर इकोनॉमी ले लो या एनर्जी ट्रांजिशन इंडस्ट्री ले लो, मोबिलिटी ले लो, इसमें बहुत ज्यादा मैन पावर की एक रिक्वायरमेंट होने वाली है। एंड वी आर सीइंग कि वो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स ने अभी ई वेस्ट मैनेजमेंट पे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी चालू किए हैं। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी ये प्रोग्राम्स को प्रमोट कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, और वो टाइप ऑफ टैलेंट की बहुत रिक्वायरमेंट होगी और बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन ये इंडस्ट्री में होगा। तो जो यूथ है उनको अगर आज जॉब ढूंढने में या जो ग्रेजुएट होने वाले हैं 3-4 साल में, उनको अगर कोई इंडस्ट्री को देखना है तो आई वुड से सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट टेक इंडस्ट्री जो है इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट आईटी इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। वाकई तो जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर सुन रहे हैं वो अभिषेक की तमाम बातों को गांठ बांध लें, ये आपके काम आएगी। शुक्रिया करेंगे अभिषेक हमसे जुड़ने के लिए और हर पहलू पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके कारोबार के लिए ईटी नाउ स्वदेश स्टार्टअप मंत्रा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र और जैसा हमने आपसे वादा किया था, जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको ओला के मैनेजमेंट से खास बातचीत के साथ। हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा ने बहुत ही दिलचस्प बातचीत की है आईपीओ और बाकी पहलुओं के बारे में। जरा ओला इलेक्ट्रिक के मैनेजमेंट से ये खास बातचीत आप भी देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास इंटरैक्शन में, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ को लेकर ढेर सारी एक्साइटमेंट है और आने वाले समय के लिए किस तरीके से कंपनी ग्रो करेगी, इस पे आइए और चर्चा करते हैं नन अदर देन मिस्टर भावेश अग्रवाल के साथ। भावेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हमने आज आपकी पूरी फैक्ट्री का विजिट किया, काफी शानदार एक्सपीरियंस था। पर सबसे पहले भावेश, आपसे समझना चाहेंगे कि क्योंकि ओला 50% मार्केट लीडर है फिलहाल, तो आने वाले समय में आप ईवी इंडस्ट्री को ग्रो करते हुए कैसे देख रहे हैं? और क्योंकि भावेश काफी कंपेटिटिव इंडस्ट्री होती जा रही है, जिस तरीके से कस्टमर्स का भी रुझान आ रहा है, तो आप कैसे देख रहे हैं कि आपका जो मार्केट शेयर है वो इतने पे ही रहेगा? आपको क्या वो कॉन्फिडेंस दे रहा है? सृष्टि, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने पूरा दिन निकाला और हमारी फैक्ट्रीज देखी। आई थिंक जब लोग देखते हैं तभी उनको समझ में आता है कि काफी खून पसीना गया है उसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पे ईवी मार्केट का सवाल है, एक तो इंडिया में बहुत ऑटोमोटिव स्केल ऑलरेडी है। इंडिया में 20 मिलियन टू व्हीलर बिकते हैं साल के। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मार्केट है, और नॉट जस्ट टू व्हीलर, बाकी 3 व्हीलर, कार एक्सेट्रा। इंडिया इज अ लार्ज एंड ग्रोइंग ऑटोमोटिव मार्केट, एंड दुनिया भर में अब इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। हमने इस कंपनी को 4 साल पहले शुरू किया विद दिस मिशन लेके कि हमें इंडिया को एक ग्लोबल ईवी हब बनाने में अपना थोड़ा हाथ बटाना है।
एंड उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। और वो इंडिया में अगर ईवी पेनिट्रेशन बढ़ाना है तो इंडिया के लिए रेलेवेंट प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे और इंडिया के लिए रेलेवेंट टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी, दोनों करना पड़ेगा। एंड इसलिए हमने दोनों किया। हमने पहले प्रोडक्ट्स बनाए, 2 व्हीलर स्कूटर बनाया पहले, फिर मल्टीपल स्कूटर्स बनाए, अब हम बाइक पे काम कर रहे हैं। और जो लिथियम सेल है, जो लिथियम सेल पूरे प्रोडक्ट का आप हार्ट मान सकते हैं, उसको इंडिया में बनाने के लिए इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हमने क्रिएट की है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जैसे हम ये ईवी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, कॉस्ट कम करने में और परफॉर्मेंस एंड रेंज एंड चार्जिंग स्पीड ये सब इंप्रूव करने में। तो मेरे ख्याल से अभी ये ईवी इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन की शुरुआत है अभी, क्योंकि इंडिया में इतने सारे 2 व्हीलर बिकते हैं अभी, एंड नॉट जस्ट ओला, सारी कंपनीज मिलके अभी बहुत होपफुली इन्वेस्ट करेंगी और आगे ग्रो करेंगी। पर भावेश, अगर बात करें प्राइसिंग की, तो क्योंकि अभी ओला इनके ऑलमोस्ट 6 प्रोडक्ट्स हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये पूरी इंडस्ट्री थोड़ी कंपेटिटिव बनती जा रही है, थोड़े प्राइस कट्स भी हो रहे हैं और साथ ही फेम सब्सिडी का भी अब इतना सपोर्ट नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं ये पूरा लैंडस्केप? क्या आपको लगता है कि और कस्टमर्स को लाने के लिए क्या कंपनीज थोड़ा सा हिट लेंगी ताकि प्राइजेस थोड़े कम रहे? क्योंकि आपके पास तो देखिए एडवांटेज है पीएलआई की और बाकी सारे इंसेंटिव्स की, पर एज अ कंपटीशन कैसे आप बिल्ड देख रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर की ज्यादा जो ईवीज हैं उनमें रुझान आ सकता है या कंपनीज को थोड़े दाम घटाने पड़ेंगे? सृष्टि, आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है कि फेम सब्सिडी अब धीरे धीरे कम करेंगे। एंड पिछले 1.5-2 साल में वो काफी उन्होंने ऑलरेडी कम कर दिया है, अब 10,000 के आसपास मिलता है हर प्रोडक्ट पे। तो आई थिंक उस पीरियड में एक्चुअली इंडस्ट्री ग्रो करी है। अगर आप वाहन नंबर्स भी देखें पिछले 1-2 साल में इंडस्ट्री काफी ग्रो करी है। तो आई थिंक इंडस्ट्री ने अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर सही किए हैं, इंडस्ट्री ने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है ताकि वो मार्जिन भी बना सके और प्राइसेस भी कम कर सके और फेम पे डिपेंडेंट ना रहे। एंड ये जो जर्नी है ये दुनिया में हर लार्ज ईवी कंट्री में हुआ है कि गवर्नमेंट ने शुरू में इंसेंटिव सपोर्ट दिया था, फिर धीरे धीरे टेपर ऑफ किया और इंडस्ट्री ने फिर अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर इंप्रूव किए, स्केल के साथ मार्जिन बनने शुरू हुए। तो वही जर्नी पे हम भी हैं। फेम सब्सिडी तो कम हो गई, हमें 2 पीएलआई गवर्नमेंट ने दी हैं, एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग और एक लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग। दोनों में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और दोनों का बेनिफिट हम कंज्यूमर को पास ऑन भी कर रहे हैं। और हमारा फोकस है कि कंज्यूमर को हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाएं एट डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स। जैसे आप कह रही थी कि जो प्रीमियम प्राइस पॉइंट्स हैं लाख रुपए के ऊपर, उसमें तो ऑलरेडी काफी लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स पसंद हैं और ईवी पेनिट्रेशन काफी अलग लेवल पे है। और जो मास मार्केट प्रोडक्ट्स हैं लाख रुपए से कम, वो हमारे पहले प्रोडक्ट्स जो हैं S1X सीरीज के जो हैं वो पिछले कुछ महीनों में ही आने शुरू हुए हैं और उससे उस सेगमेंट में पेनिट्रेशन अब बढ़ रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन का। हमारा फोकस है एज वी जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम और मैन्युफैक्चरिंग का वर्टिकल इंटीग्रेशन करें। हम ऑलरेडी काफी ज्यादा वर्टिकली इंटीग्रेटेड हैं कंपेयर टू अदर कंपनीज कि हम काफी कंपोनेंट्स इन हाउस बनाते हैं। एंड जो उस वर्टिकल इंटीग्रेशन का मेन इनिशिएटिव है वो है सेल, कि हम अपना लिथियम सेल खुद बनाएं और इंडिया में बनाएं, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बनाएं और इंडियन सप्लाई चेन से बनाएं। तो उसमें आप सोचिए एक ईवी गाड़ी का नॉर्मली 35-40% कॉस्ट सेल होता है और अगर आप वो सेल इंडिया में बनाएंगे तो आप उसमें काफी सेविंग कर सकते हैं। वो सेविंग भी हम फिर मार्जिन इंप्रूवमेंट में लेंगे। मार्जिन इंप्रूवमेंट पर क्या कस्टमर्स को भी सस्ते? दोनों होएगा, वो किस प्रोडक्ट में कितना होगा वो तो मार्केट डायनामिक्स होते हैं। ठीक है। एंड लास्टली भावेश, क्योंकि आपकी गीगा फैक्ट्री है उसको पीएलआई भी मिला हुआ है और अब साल के एंड तक 5 गीगावाट आप टच कर लेंगे, तो इसमें से कितना आपके कैप्टिव यूज के लिए काम आ सकता है और कितना आप सोच रहे हैं कि मार्केट में उतारेंगे और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि मार्केट में रुझान रहेगा ताकि वो आपके पास आए अपनी बैटरीज के लिए? देखिए, हमें जो 20 गीगावाट आवर गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है वो हम फेज वाइज कर रहे हैं। फेज 1 का है 5 गीगावाट आवर जो हम नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट कर देंगे। फॉर 1 मिलियन 2 व्हीलर्स हमें अबाउट 3 गीगावाट आवर चाहिए। तो 5 गीगावाट आवर का जब हम स्केल पहुंचेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी हो सकती है जो हम फिर बाकी इंडस्ट्री में लोगों को या फिर एनर्जी स्टोरेज वगैरह में डिप्लॉय कर सकते हैं। बट वो जो जर्नी है जब होगा तब हम उस पर और कमेंट करेंगे। अभी हमारा फोकस है कि हम अपना जो कमर्शियल प्रोडक्शन है अगले कुछ महीनों में उसको शुरू करें और हमारे प्रोडक्ट में अर्ली नेक्स्ट ईयर हमारा खुद का सेल आए एंड उसके बाद फिर हम कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे और बाकियों के लिए भी ऑफर करेंगे। ऑलराइट भावेश, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग। थैंक यू सो मच सृष्टि।